ये आपका आज का संपादकीय पाठ है। संपादकीय पाठ आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से आप लोगों को एक सामान्य जानकारी भी मिलती है। लोकतंत्र को कलंकित करने वाला अध्याय। देखिए, इमरजेंसी की बात हो रही है, राष्ट्रीय आपातकाल की बात की जा रही है, जो इंदिरा गांधी के समय लगाई गई थी। हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी ना इंदिरा गांधी, उन्हीं के समय की बात हो रही है। तो सबसे ज्यादा अगर इंदिरा गांधी की किसी को लेकर आलोचना की जाती है तो इमरजेंसी के समय को लेकर की जाती है। तो भारतीय लोकतंत्र ने विश्व भर में प्रशंसा एवं प्रतिष्ठा प्राप्त की है। हालांकि लोकतंत्र की समृद्धि यात्रा में आपातकाल जैसा एक कलंकित अध्याय भी जुड़ा है। कांग्रेस पार्टी की शीर्ष नेता और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा देश पर आपातकाल थोपे हुए आज पूरे 49 वर्ष बीत गए हैं। आपातकाल की भयावहता करीब 21 महीने तक चली और 1977 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के साथ ही उसे मुक्ति भी मिल गई। 1975 से शुरू होती है 1977 तक। और आप देखते हैं कि आपातकाल के दौरान लोकतंत्र पर ग्रहण लगा हुआ था। आपातकाल के विरोधियों और लोकतांत्रिक अधिकारों की बहाली के समर्थकों का हद दर्जे तक उत्पीड़न किया गया। पुलिस ने उन पर भयंकर अत्याचार किया। आपातकाल की अवधि के बाद 2 पीढ़ियां बड़ी हो चुकी हैं, जो तो उनकी में भनक नहीं होगी कि तब देश में कितने खराब हालत थे। बड़े बड़े नेताओं को पकड़कर जेल में डाल दिया गया था। और जबकि आप देखिए कि उस दौर का स्मृतियां हमें यही याद दिलाती हैं कि जब कोई सरकार अपनी जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन कर खुद को तानाशाह के रूप में स्थापित करती है तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं। और उसके बाद आप देखते हैं कि इंदिरा गांधी को बहुत बुरी तरह से चुनाव हार भी जाना पड़ा था। तो बीते कुछ दिनों से राहुल गांधी लगातार संविधान की एक किताब को सार्वजनिक रूप से लहरा कर यह दावा करते रहे कि कांग्रेस पार्टी ही संविधान एवं लोकतांत्रिक मूल्यों की वास्तविक संरक्षक है। जबकि सच्चाई है कि कांग्रेस ने आपातकाल के दौरान संविधान में के आत्मा को क्षति पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अपने इसी रवैये के कारण कांग्रेस ने हालिया चुनाव में यही दुष्प्रचार किया कि भाजपा भी अपने भारी बहुमत का इस्तेमाल संविधान को बदलने के लिए करेगी। राहुल गांधी ने अपने फर्जी आशंका से एक हुआ खड़ा किया और वह शायद यह भूल गए कि इसी भाजपा के पुराने दिग्गजों ने ही आपातकाल का पुरजोर विरोध किया था और लंबा समय जेल में काटा। जबकि आपातकाल के खिलाफ आवाज बुलंद करने बाद के मामले में INDI में शामिल अधिकांश दलों उनके नेताओं का अतीत जरूर संदिग्ध रहा है। और आप देखते हैं कि आपातकाल के अध्याय को एक आलेख में समेटना मुश्किल है, लेकिन कुछ प्रसंगों से इसकी बर्बरता समझी जा सकती है। इसमें कम से कम नई पीढ़ी को यह समझने में मदद मिलेगी कि असली आपातकाल कैसा होगा और उसके कितने विध्वंसक नतीजे देखने को मिलते हैं। उस दौरान संविधान में किए गए परिवर्तनों के पीछे की मंशा को जानकर मौजूदा पीढ़ी के पैरों तले जमीन खिसक जा सकती है। नवंबर 1976 में कांग्रेस ने संसद में अपने भारी बहुमत के जरिए उस आपत्तिजनक 42वें संविधान संशोधन को मूर्त रूप दिया। इसे आप लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं ना। और जिसमें न्यायिक स्वतंत्रता पर अंकुश लगाकर पूर्ण तानाशाही की राय पर खुली और इंदिरा गांधी पर चुनाव में कदाचार से जुड़े इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को निष्प्रभावी करना ही 39वें संविधान संशोधन का एकमात्र मकसद था। और भारतीय संविधान की व्यवस्था में अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। इसके लिए संसद में 2/3 बहुमत के साथ ही कम से कम आधी विधानसभाओं की स्वीकृति आवश्यक होती है। इसमें महीनों या फिर कई साल भी लग सकते हैं, लेकिन 42वें संविधान संशोधन ने भारत के राष्ट्रपति को 2 वर्षों के लिए यह शक्ति प्रदान कर दी कि एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से संविधान संशोधन किया जा सकता है। चूंकि राष्ट्रपति एक प्रकार से इंदिरा गांधी की कठपुतली थे, तो संसद की पूरी शक्ति प्रधानमंत्री के पास आ गई, जो अपनी इच्छा से संविधान में संशोधन करने में सक्षम हो गई। और राष्ट्रपति के पास कितना वास्तविक शक्तियां होती है आप सभी जानते हैं। उन्होंने कुछ मनमाने संशोधन किए, जैसे राज्य सरकार की सहमति के बिना ही वहां केंद्रीय पुलिस बलों की नियुक्ति में केंद्र को मिला एकाधिकार, या फिर आप देखिए उच्च न्यायालयों से संवैधानिक याचिकाओं पर सुनवाई का अधिकार छीनना। इसमें एक प्रावधान तो ऐसा था जिसमें विधायी संस्थाओं की आभा को ही समाप्त कर दिया। इसके अंतर्गत सदन की बैठक और किसी प्रस्ताव को पारित करने के लिए न्यूनतम क्वारम की सीमा ही समाप्त कर दी गई। इसका अर्थ यह है कि महज एक सांसद या फिर कुछ सांसदों का समूह ही 70 करोड़ लोगों या उस समय देश की आबादी की नीति तय करने वाले किसी कानून पर मुहर लगा सकता था। आपातकाल के दौरान न्यायपालिका पर भी जबरदस्त आघात किया गया। कांग्रेस ने
के कई वरिष्ठ सदस्यों ने 42वें संविधान संशोधन पर संसद में हुई बहस के दौरान न्यायपालिका पर टिप्पणी की। सीएम स्टीफन ने कहा कि इस संशोधन के माध्यम से अब इस संसद की शक्ति किसी भी अदालत की सीमा से परे है। अब ये अदालतों पर छोड़ दिया गया कि इसकी अवहेलना करनी है या नहीं करनी है। मेरे विचार से वे ऐसा दुस्साहस करने से बचेंगी और अगर उन्होंने ऐसा किया तो वह न्यायपालिका के लिए बहुत बुरा दिन होगा। न्यायाधीशों के आचरण पर नजर रखने के लिए सदन की कमेटी सक्रिय हो गई। हमने अपने तौर तरीकों और ढांचा भी बना लिया। और क्या किसी लोकतंत्र में सत्तारूढ़ दल के किसी सदस्य ने न्यायपालिका पर इससे अधिक तल्ख टिप्पणी की होगी? और मानो इतना ही काफी नहीं है, स्वर्ण सिंह ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अदालतों ने अपने लिए निर्धारित लक्ष्मण रेखा को लांघ दिया तो अतिक्रमण का खराब उदाहरण है। अनिकेपी साल्वे ने कहा कि हर देश के समक्ष वह क्षण आता है जब संविधान की अदालतों से और अदालतों की खुद अदालतों से रक्षा करनी पड़ती है। और इससे समझा जा सकता है कि आपातकाल के दौरान न केवल लोकतांत्रिक संस्थाओं बल्कि न्यायपालिका पर भी सुनियोजित हमले किए गए। तब कांग्रेस नेताओं ने अपनी मनमानी करने के लिए प्रेस को स्वतंत्रता का निर्ममता से दमन किया और संपादकों को जेल में डाल दिया। आपातकाल के दौर में भारत को फांसीवाद राष्ट्र में बदल देने वालों को न कभी भूलना चाहिए और न ही वे क्षमा के पात्र हैं। महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जिस पार्टी के लोगों ने आपातकाल में हर तरह की मनमानी की है, उनके मुंह में से क्या लोकतंत्र की रक्षा का दावा विश्वसनीय लग सकता है? क्या किसी लोकतंत्र में एक समय लोकतांत्रिक मूल्यों की बलि चढ़ाने वाले कुछ समय बाद खुद को उसके संरक्षक के रूप में पेश कर सकते हैं? लेखक लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक विषयों के जानकार हैं। इनका नाम है ए सूर्यप्रकाश। और देखिए, कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, 28 दिसंबर को। A.O. ह्यूम इसके संस्थापक थे। W.C. बनर्जी यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके संस्थापक थे। अब आप लोगों को बताना है इस पर आपकी क्या विचार है, क्योंकि मैं समझ सकता हूं कि बहुत सारे लोग इनके विचारों से, जो ए सूर्यप्रकाश हैं, इनके विचारों से सहमत होंगे। बहुत सारे लोग इनके विचारों से आंशिक रूप से सहमत होंगे। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो पूरी तरह से इनके विचारों से असहमत होंगे। आप लोग किस तरह से हैं आप बता सकते हैं नीचे, ठीक है? अपनी सोच आप लोग जरूर बताया करिएगा। नालंदा से सीख लेने का समय। ये आप देखिए, पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने विश्वविद्यालय के गौरवशाली इतिहास को याद करते हुए कहा कि नालंदा केवल एक नाम नहीं है बल्कि भारत की पहचान और सम्मान का प्रतीक है। नालंदा की छवि एक ज्ञान के केंद्र के रूप में भारत की पहचान को दर्शाती है, जिसकी चर्चा प्राचीन काल से होती आई है और आज भी जारी है। नालंदा विश्वविद्यालय की जीर्णोद्धार इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वही विश्वविद्यालय है जिसने भारत को ज्ञान के केंद्र के रूप में स्थापित किया था। यह नालंदा विश्वविद्यालय का ही प्रभाव था जिसने विश्वगुरु जैसी उपाधि को जन्म दिया और जिसे प्राप्त करने के लिए भारत आज भी ललायत है। आज जब आप देखिए, भारत सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आदि प्रयासों से देश की छवि को ज्ञान विज्ञान और शोध के रूप में पुनः स्थापित करने का प्रयास कर रही है। ऐसे समय में नालंदा विश्वविद्यालय के खोए गौरव की वापसी का प्रयास एक ऐतिहासिक क्षण बन जाता है। यह भारत के उस सांस्कृतिक जागरण की याद दिलाता है और जिसकी चर्चा विश्लेषक लंबे समय से कर रहे हैं। इसका जलना केवल एक विश्वविद्यालय का जलना नहीं था बल्कि भारत को जोड़ने वाली और भारत की ज्ञान को स्थापित करने वाली डोर का बिखर जाना था। हमें यह भी सिखाता है कि पुस्तकों को जलाकर ज्ञान को नष्ट नहीं किया जा सकता है बल्कि ज्ञान लोगों की स्मृतियों में रहता है और किसी न किसी मोड़ पर उसका पुनरुत्थान संभव है। शर्त केवल इतनी है कि उस समाज के लोगों की जिज्ञासा सशक्त होनी चाहिए जो लगातार संघर्ष करते हुए स्मृतियों को सहेज सके। नालंदा विश्वविद्यालय 427 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था। यह उस समय विश्व का सबसे बड़ा शिक्षा केंद्र था। इसमें आप देखिए 10,000 से अधिक विद्यार्थी पढ़ते थे। आज जब इसकी पुनर्स्थापना हो रही है तो हमें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि नालंदा विश्वविद्यालय को उसके चरम पर उसके भवन और उसके संसाधनों ने नहीं अपितु उसके शिक्षकों और विद्यार्थियों ने पहुंचाया। तब राज्य का हस्तक्षेप इसके प्रशासन में ना के बराबर था। यह विडंबना कही जाएगी कि नालंदा जैसे विश्वविद्यालय वाले देश के विद्यार्थी आज शिक्षा के लिए अन्य देशों में जाने को मजबूर हैं। उस समय दुनिया से भारत में आते थे। वह समाज जो एक समय ज्ञान आधारित कहलाता था आज उसी देश के लोग सबसे अधिक संख्या में विश्व के अन्य देशों में पढ़ रहे हैं, बल्कि यह संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसका एक प्रमुख कारण भारत में गुणवत्ता वाले उच्च शिक्षा संस्थानों की पर्याप्त संख्या का अभाव है। इसके कारण न केवल भारत का अमूल्य मानव संपदा का दोहन हो रहा है बल्कि कुछ आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में लगभग $50 अरब दूसरे देशों में जा रहे हैं। इसलिए आवश्यक है कि हम केवल भवनों की पुनर्स्थापना पर ही ध्यान न दें बल्कि ज्ञान और शैक्षणिक परिवेश को भी फिर से स्थापित करें ताकि हमारे विद्यार्थी भारतीय शिक्षण संस्थानों में पढ़ने के लिए प्रेरित हो सके। ये पॉइंट आप लोग आंसर राइटिंग में उपयोग कर सकते हैं। जब शिक्षा के कुछ लिख रहे हैं आप लोग निबंध में भी कर सकते हैं। इस समय भारतीय शिक्षा परिदृश्य में चर्चा का
प्रमुख विषय परीक्षाओं में होने वाली नकल और परीक्षाओं के परिणाम को प्रभावित करने वाले अन्य उपाय हैं। इसे रोकने के लिए भारत सरकार ने हाल ही में कानून भी पारित किया, जिसका उद्देश्य परीक्षा के दौरान होने वाली गड़बड़ियों का रोकना है। ये आप देखते हैं कि आप लोग जैसे परीक्षाओं पर अगर लिखने के लिए आ रहा है, धांधली पर लिखने के लिए आ रहा है, लीक के मामले पर लिखने के लिए आ रहा है, तो क्या कारण है उनको बता सकते हैं। फिर सरकार की तरफ से जो कानून लाया गया इसका, या राज्य सरकारों की तरफ से लाया गया है, उसका उल्लेख आप कर दिया करिएगा। और आप देखिए, इसे रोकने के लिए भारत सरकार ने हाल ही में एक कानून पारित किया ना, जिसका उद्देश्य परीक्षा के दौरान होने वाली गड़बड़ियों को रोकना है। पिछले कुछ दिनों से पेपर लीक होना और परीक्षा के दौरान नकल होना जैसी खबरें आम हो गई हैं, जिसके कुछ कारणों में से ऑनलाइन परीक्षा पर अत्यधिक निर्भरता और शैक्षिक मानकों में गिरावट है। ऑनलाइन परीक्षा से जहां परीक्षा प्रक्रिया को आसान बनाया, वहीं नियामक संस्थानों की जिम्मेदारियों को कम कर दिया है। और इसके कारण बिना यह समझे इस पर लगातार जोर दिया जाता रहा कि जमीन पर इसके प्रयोग को कैसे लिया जा रहा है। भारतीय समाज में शिक्षा को लेकर उत्साह तो है, लेकिन समाज शिक्षा की प्रक्रिया में ईमानदारी से भाग लेने के प्रति उतना उत्साही नहीं है जितना उत्सुकता उसकी डिग्री और सर्टिफिकेट लेने में है। इस रवैये के पीछे का एक प्रमुख कारण स्वयं शिक्षक हैं। उन्होंने शिक्षा की पूरी प्रक्रिया को परीक्षा केंद्रित बना दिया, जबकि यह पाठ्यक्रम केंद्रित होना चाहिए था। और देखा जाए तो आज हमारे शिक्षण संस्थानों का पूरा जोर परीक्षा लेने और सर्टिफिकेट देने पर हो गया है, जबकि अगर संस्थान पाठ्यक्रम निर्माण और उसके पालन पर ज्यादा ध्यान दें तो परीक्षा में उनके बहुत अधिक खर्च कार्य नहीं करना होगा। हालांकि हमारे संस्थान पिछले कुछ समय से ऐसा करने में लगातार असफल रहे हैं, और जिसके कारण समाज में एक ऐसा वर्ग तैयार हो गया है जिसका एकमात्र उद्देश्य किसी भी कीमत पर परीक्षा उत्तीर्ण करना रह गया है, और इसके लिए उसे चाहे अपराध ही क्यों ना करना पड़े। और आज जब देश में पेपर लीक की घटनाएं और परीक्षा को प्रभावित करने वाले कुत्सित प्रयासों की शिकायतों में लगातार आ रही हैं, तब हमें एक समाज के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को याद करना चाहिए, चाहे वह नालंदा हो या फिर ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। इनके निर्माण और स्थापना में वहां के समाजों का भी प्रमुख योगदान रहा है। उन्होंने नैतिक मानकों का पालन किया और यह सुनिश्चित किया कि वहां के छात्र और अध्यापक भी उनका सही तरीके से पालन करें। कुल मिलाकर नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुत्थान भारतीय संस्कृति और शिक्षा क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक घटना है, लेकिन यह तभी सफल माना जाएगा जब नालंदा और अन्य विश्वविद्यालय ज्ञान के केंद्र के रूप में स्थापित होकर समाज को भी एक दिशा दे सकें। लेखक सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च एंड गवर्नेंस से संबंधित है, इनका नाम है डॉक्टर रामानंद, इनके द्वारा ये लिखा गया है। आप इस तरह के आर्टिकल्स पर अपनी राय एडिटोरियल पर जरूर दिया करिएगा, और कुछ ना कुछ आप लोग लिखा करिएगा, तभी तो आपकी सोच का मुझे भी मालूम चले, और आप क्या सोचते हैं ये भी आपको मालूम होना चाहिए, क्या लिख पाते हैं आप। जीवन दृष्टि तो मनुष्य सामाजिक प्राणी है। सामाजिक गतिशीलता के लिए उसका गतिशील होना बहुत जरूरी है। यह गतिशीलता जन्म से मृत्यु पर्यंत चलती है, और इसी से जीवन यात्रा विभिन्न पड़ाव से गुजरती हुई अपनी चरम परिणति को प्राप्त होती है। इस यात्रा में कभी उत्थान होता है तो कभी पतन होता है, किंतु यह गति की दिशा पर निर्भर करता है जो मनुष्य की जीवन दृष्टि का परिणाम होती है। इसके निर्माण के कई कारक हैं। इसमें सर्वाधिक प्रभाव पारिवारिक संस्कारों का पड़ता है, जहाँ इसकी बुनियाद निर्मित होती है। गुरु का सानिध्य बालक की जीवन दृष्टि को नया विस्तार देता है, जहां उसका परिचय देश की सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाले महापुरुषों के महनीय चरित्र से होता है, जिसमें त्याग, दया, परोपकार, देशभक्ति आदि के भाव प्रबल होते हैं, और जिनका राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान होता है। जब उनके महनीय चरित्र से उसका साक्षात्कार होता है तो उसके अंतर्मन में भी राष्ट्र के प्रति गौरव और समर्पण का भाव जागृत होता है। इसी से उदात्त जीवन दृष्टि का निर्माण होता है। स्वस्थ जीवन दृष्टि का सर्वाधिक प्रभाव व्यक्ति की मनोदशा पर पड़ता है। उसमें सही गलत का विभेद करने की क्षमता विकसित होती है, तथा उसके चरित्र में सकारात्मक कार्य संस्कृति का जन्म होता है। इससे सामाजिक निर्माण के साथ विलक्षण आत्मिक सुख भी प्राप्त होता है। इसका कोई साम नहीं है। इसलिए महानता मदन मोहन मालवीय जी ने कहा था, युवाओं को अध्ययन काल से ही उच्च कोटि के विद्वानों की सभाओं में जाना चाहिए, उनके विचारों को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए, और जिससे उनमें उच्च को जीवन दृष्टि विकसित होगी जो उन्हें राष्ट्र हित के लिए प्रेरित करेगी। इसके उपरांत उनका कोई कार्य ऐसा नहीं होगा जो राष्ट्र के प्रतिकूल हो। अतः सामाजिक प्रगति और जन कल्याण के लिए लोगों में स्वस्थ जीवन दृष्टि का होना आवश्यक है। क्या है? आवश्यक है। ये आपातकाल की याद, यह आश्चर्यजनक है कि कांग्रेस को आपातकाल के स्मरण पर आपत्ति हो रही है, और वह भी तब जब आप देखिए उसकी ओर से यह दावा किया जा रहा है कि वह संविधान बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। और इसी क्रम में नई लोकसभा के पहले दिन संसद परिसर में संविधान की प्रतियां लहराई गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी यही काम आम चुनाव के समय भी कर रहे थे,
और आप देखिए, यदि कांग्रेस उसके सहयोगी दल संविधान बचाने के लिए वास्तव में प्रतिबद्ध है, तो फिर उन्हें आपातकाल के स्मरण पर आपत्ति क्यों है? क्या इसलिए कि उसे थोपने का काम इंदिरा गांधी ने किया था? आपातकाल थोपकर न केवल लोकतंत्र को कलंकित किया गया था, बल्कि संविधान को कुचलने के साथ देश को बंदी गृह में तब्दील कर दिया गया था। यह यदि विपक्षी दल और विशेष रूप से कांग्रेस संविधान के प्रति तनिक भी आदर रखती है, तो उसे संविधान की प्रतियां लहराने के बजाय आपातकाल के उस काले दौर को न केवल याद करना चाहिए, बल्कि उसे लागू करने वालों की निंदा भी करनी चाहिए। कांग्रेस को कम से कम यह साहस तो दिखाना चाहिए कि वह अपने नेताओं की ओर से आपातकाल थोपे जाने का को एक भूल करार दें। यदि वह ऐसा नहीं कर सकती है, तो फिर वह आपातकाल से लड़ने वालों की आलोचना करने से तो बचे ही। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के हिसाब से केंद्र सरकार को आपातकाल की याद करने के बजाय वर्तमान मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आखिर ये दोनों काम एक साथ क्यों नहीं हो सकते हैं? क्या अतीत को भूलों की याद नहीं किया जाना चाहिए? भूलों को याद नहीं किया जाना चाहिए। ध्यान रहे कि जो समाज अतीत की गलतियों को भूल जाता है, वह वैसी ही गलतियां फिर करता है। यह एक कुतर्क ही है कि आपातकाल का स्मरण इसलिए नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि उसे लागू हुए 50 वर्ष होने जा रहे हैं। क्या अब कांग्रेस यह भी कहेगी कि देशवासियों को भारत विभाजन की याद नहीं करनी चाहिए? यदि कांग्रेस और उसके साथ खड़े राजनीतिक दल ऐसा कुछ सोच रहे हैं, तो संविधान की प्रतियां लहराने से देश आपातकाल का स्मरण करना छोड़ देगा, यह भूल जाएगा। उस दौरान विपक्ष, मीडिया और नागरिक अधिकारों का भयावह दमन करने के साथ संविधान के साथ किस तरह छेड़छाड़ की गई थी और इसी क्रम में न्यायपालिका को भी धमकाया गया था, तो यह संभव नहीं है। अच्छा हो कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के नेता संविधान की जिन प्रतियों को लहरा रहे हैं, उन्हें पलटकर और कुछ ना सही, या आप देखते हैं कि कुछ ना सही तो संविधान की प्रस्तावना ही पढ़ लें, ताकि इससे अवगत हो सके कि किस तरह संविधान को बदलने की कोशिश की गई थी। और यह मजाक ही है कि कांग्रेस संविधान बचाने का भी दम भर रही है। यह भी कह रही है कि मोदी जनादेश की अनदेखी करके प्रधानमंत्री बन गए हैं। सब अपने विचार चल रहे हैं। कांग्रेस की सबसे ज्यादा आलोचना होती है तो 1975 से 77 के बीच जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था इंदिरा गांधी के समय, उसके कारण। ये आप देखेंगे जल संरक्षण पर हो ध्यान। तो बिहार में मानसून ने देर से ही सही दस्तक दे दी है और इस सुखद सूचना से भीषण गर्मी से जूझ रहे लोग राहत महसूस कर रहे हैं। गर्मी में प्रदेश के कई जिलों में जल संकट उत्पन्न हो गया था और जल स्तर गिरने की वजह से कई जगह चापानलों से काम करना बंद कर दिया था और नहरें, तालाब, अन्य जल स्रोत सूख गए थे और जलाशयों में पानी की स्थिति किसी से छिपी नहीं है और भूगर्भीय जल स्तर को रिचार्ज करने के जो इंतजाम होने चाहिए थे, वह पूरी तरह खरे नहीं उतर पा रहे हैं और इसी कारण गर्मी के मौसम में खासकर जल संकट गहरा जाता है। और आप देखिए, भविष्य में संकट को कम करने के लिए इस बार वर्षा जल के संरक्षण पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है और राज्य सरकार ने वर्षा जल संरक्षण को लेकर आदेश दिया था कि सभी सरकारी भवनों में इसकी व्यवस्था हो जो नए भवन बन रहे हैं और उसमें भी वर्षा जल संरक्षण की संरचना शामिल की जाए और इसके साथ जलाशयों और तालाबों के संरक्षण का भी समय समय पर आदेश निर्देश जारी किया जाता है। और मानसून में इन सब की मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। कोशिश होनी चाहिए कि वर्षा जल यूं ही बर्बाद ना हो जाए। जिला स्तर पर तालाबों व अन्य जल स्रोतों में वर्षा जल संरक्षण हो, इसके लिए प्रखंड आप देखते हैं कि पंचायत स्तर पर नियमित निगरानी की जानी चाहिए। आसमान से राहत के तौर पर जल की जो बूंदें धरती पर गिरेंगी, उनके संरक्षण के हर स्तर पर प्रयास की जरूरत समय की मांग है। छोटी नदियों को गाद मुक्त किया जाए और ताकि वर्षा का जल बहकर ना निकल जाए और जिन इलाकों में हर वर्ष जल संकट की त्रासदी झेली जाती है, वहां तो वर्षा जल संरक्षण के लिए विशेष प्रयास की आवश्यकता है। एक आप देखिए, तपिश बढ़ाती उपभोक्ता संस्कृति। तो तपिश बढ़ती तपिश बदलते जलवायु का ही नहीं, बढ़ती उपभोक्तावादी संस्कृति का भी परिणाम है। गंभीरता से समझा जाए तो जलवायु परिवर्तन के कारणों की सूची में मौजूदा जीवन शैली, प्राकृतिक संसाधनों का असीमित उपभोग और बेहताशा बढ़ती जरूरतें भी शामिल हैं। और जब आप लोग बढ़ते तापमान के बारे में कहीं कुछ लिख रहे हो ना, तो इनका भी उल्लेख कर लिया करिएगा। एक और सुविधा संपन्न जीवन के लिए बिजली पानी की बढ़ती खपत, तो दूसरी ओर आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कटते जंगल, साथ ही घर घर में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के बढ़ते इस्तेमाल ने जीवन को सरल बनाने के साथ ही गर्मी और प्रदूषण बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। और नतीजतन प्रचंड गर्मी से तपते महानगर और जल संकट से जूझते गांव कस्बों तक चेतावनी देने वाली परिस्थितियां
बनी हुई है। महानगर मानवीय गतिविधियों के कारण अपने आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अत्यधिक गर्म हो रहे हैं और समझना कठिन नहीं है कि मौजूदा जीवन को सहज बनाने वाली अधिकतर सुविधाएं ऊर्जा की खपत करते हुए संचालित होती हैं। इतना ही नहीं, यूज एंड थ्रो कल्चर दिखावे से भरे सामाजिक पारिवारिक आयोजन और अन्य की बर्बादी जैसे बहुत से पहलू प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप ऊर्जा की खपत बढ़ाते हैं, जल थल और वायु प्रदूषण फैलाते हैं। एक और सुख सुविधाओं का अंधाधुंध इस्तेमाल ऊर्जा की खपत बढ़ाकर आप देखते हैं कि वातावरण में तपिश बढ़ाता है। तो दूसरी ओर आप देखेंगे कि ऊर्जा उत्पादन के लिए प्राकृतिक संसाधनों के दोहन का बढ़ना भी पर्यावरण असंतुलन पैदा करता है। स्पष्ट है कि उपभोक्तावादी संसाधनों की खपत बढ़ाते हुए जल थल वायु प्रदूषक के उत्सर्जन, वृक्षों की कटाई और अपशिष्ट संचयन के माध्यम से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का कारण बनता है। प्रकृति के बढ़ते दोहन के चलते ही गर्मी के मौसम में हीट वेव जानलेवा बन गई है और वैश्विक स्तर पर अगर यूं ही गर्मी बढ़ती रही तो मानव जीवन को संकट में डालने वाली स्थितियां पैदा हो जाएंगी। हीट वेव लोगों के पलायन का भी कारण बन सकती हैं। इन दिनों राजधानी दिल्ली समेत समूचे उत्तर भारत में आप देखिए अस्पतालों में बाकायदा हीट वेव यूनिट बनाई गई है और यह तकलीफ दे ही नहीं, आगामी वर्षों में बिगड़ने वाले हालात की चेतावनी भी ली है। और बात चाहे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की हो या फिर धरती पर बढ़ते कचरे के पहाड़ों की चिंता, ओजोन परत के क्षरण से जुड़ी हो या फिर दूषित होती जल निधियों की परंपरागत टिकाऊ जीवन शैली से दूर होकर पर्यावरण संकट से जुड़ी ऐसी बहुत सी समस्याओं का अहम कारण है। और आप देखिए समग्र रूप से ऐसी स्थितियां धरती के तापमान को बढ़ाने वाली साबित हो रही है। ऐसे में आवश्यक है कि प्रशासनिक प्रयासों को आमजन द्वारा संसाधनों के सही सीमित इस्तेमाल की सोच का भी साथ मिले। और आप लोग एक बात याद रखिएगा, इसमें सीधी सी बात आपको याद रखनी है कि चाहे जलवायु परिवर्तन की करिए, प्रदूषण की बात करिए, मानव जनित कारण भी उसमें अच्छा खासा योगदान दे रहे हैं। हम लोग भी अच्छा खासा नुकसान पृथ्वी को, पर्यावरण को पहुंचा रहे हैं। ये टिप्पणियां रहती हैं, छोटी छोटे कमेंट रहते हैं, देखना हुआ करे तो देख लिया करिएगा। और इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल देता हूं, एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना, वहां जाकर आप लोग देख सकते हैं। अंतिम व्यक्ति तक विकास के लाभ की पहुंच। देखिए आप लोगों से कहा जाता है ना, हमेशा कहता भी रहता हूं कि आप कितनी भी सरकारी योजनाएं लाएं, कितने भी कानून लाएं, अगर जमीनी स्तर पर वो लागू नहीं हो रहे हैं, जमीनी स्तर पर प्रभाव नहीं छोड़ रहे हैं, तो उसका कोई मतलब भी नहीं रहता है ना। तो किसी भी राजनीतिक दल के लिए केंद्र में लगातार तीसरी बार सरकार बनाना आसान नहीं है। ऐसे में भाजपा के नेतृत्व में राजग द्वारा एक बार फिर बहुमत हासिल करना किसी उपलब्धि से कम नहीं है और सरकार के लिए 10 साल बाद भी इस तरह का जनादेश उसके विकास कार्यों की पुष्टि करता है और साथ ही अगले 5 वर्षों के लिए नए दायित्वों का आदेश भी देता है। यही कारण है कि सरकार गठन के बाद ही सभी मंत्रालयों ने 100 दिन के एजेंडे पर काम शुरू कर दिया और इस तत्परता को देखकर यह प्रतीत होता है कि आर्थिक और सामाजिक स्तर पर पार्टी के निर्णय पिछले 2 कार्यकाल के समान ही होंगे। और आप देखते हैं कि आने वाले 5 वर्षों में आर्थिक सामाजिक विकास के पहलुओं को समझने के लिए हमें मोदी सरकार के ESG मॉडल को समझना होगा। किसे? ESG मॉडल को समझना होगा। हालांकि ESG का मूल अर्थ एनवायरमेंट, सोशल और गवर्नेंस होता है, लेकिन यहाँ इसे रोजगार, एम्प्लॉयमेंट, सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी और विकास, ग्रोथ के रूप में समझना होगा। रोजगार, तो मोदी सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती रोजगार सृजन की है और इस चुनाव में भी बेरोजगारी का एक बड़ा मुद्दा रहा, जिसका प्रभाव परिणामों में भी दिखा है। भर्तियों में देरी, नियुक्तियों में धांधली और अग्निवीर जैसी योजनाओं का युवाओं में बड़ा विरोध देखने को मिला है। परंतु ऐसा नहीं है कि पिछले 10 वर्षों में नए रोजगार उत्पन्न नहीं हुए। रोजगार सृजन के लिए मोदी सरकार के प्रयासों का ही परिणाम रहा कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के आंकड़ों के अनुसार 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के लोगों के बीच श्रमिक जनसंख्या अनुपात लगातार बढ़ रहा है और यह 2020-21 में 52.6% से बढ़कर आप देखिए 2022-23 में आप देखिए 56% पर पहुंच गया है। ये आंकड़े आप लोग बता सकते हैं सरकार की पहल के रूप में। और इसके अलावा मोदी सरकार ने मिशन मोड में सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों PSU में 10 लाख रिक्तियों को भरने की दिशा में बड़ी प्रगति हासिल की है। स्टार्टअप इंडिया जैसे कार्यक्रम से लगभग 12.42 लाख नई नौकरियां पैदा हुई हैं, जो इस योजना की सफलता का एक उदाहरण भी थी। तो सरकार की तरफ से जब पहल की बात होने लगती है ना, सरकार की उपलब्धियों की बात होने लगती, तो ये सब बता दिया करिएगा।
इसके अतिरिक्त मुद्रा योजना से करोड़ों नौकरियों के अवसर पैदा हुए और श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा एक राष्ट्रीय सर्वेक्षण के अनुसार मुद्रा योजना के अंतर्गत शुरुआती 3 वर्षों की अवधि यानी कि 2015 से 2018 के दौरान 1.12 करोड़ अतिरिक्त रोजगार उत्पन्न हुए थे और आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना में जनवरी 2024 तक 60.49 लाख लाभार्थियों को लाभ प्राप्त हुआ था। अब आप कहेंगे कि कहाँ हुआ है, लेकिन सरकारी जो रिपोर्ट रहती है, सरकारी आंकड़े रहते हैं, वो आपको मानना चाहिए। आलोचना अलग बात हो जाती है, कमियां अलग बात हो जाती है। मैं जब आप लोगों से कहता हूं कि वो खबरें जो 8:30 से जो आती हैं ना, उन्हें सुनते रहा करिए, एयर इंडिया पर आती हैं, आकाशवाणी पर आती हैं, तो आप लोग कहते हैं उसमें तो सरकार की उपलब्धियां बताई जाती हैं, कोई बुराई तो थोड़ी बताई जाती, कमियां थोड़ी बताई जाती हैं, लेकिन आप लोगों के लिए काम की हैं वो खबरें, आप सभी जानते हैं। आप राजनीति थोड़ी कर रहे हैं, आपको तो एग्जाम की तैयारी करनी है ना। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रोजगार सृजन के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव PLI योजना के अंतर्गत सरकार ने 1.97 लाख करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया और जिसमें 5 वर्षों में 60 लाख नई नौकरियां उत्पन्न होने की संभावना है। राज्य सरकार समझती है कि बेरोजगारी अभी भी एक बड़ा दंश है। यही कारण है कि तीसरे कार्यकाल में भी रोजगार सृजन पहली प्राथमिकता रहने वाली है। और तीव्र आर्थिक वृद्धि, तो आप देखिए पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार ने अर्थव्यवस्था के 2 महत्वपूर्ण मोर्चों पर उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। आर्थिक विकास दर को कायम रखा गया है जो वैश्विक स्तर पर सबसे तेज रही और महंगाई पर नियंत्रण। राज्य सरकार की बात 10 वर्षों में औसत महंगाई दर 5% रही, जबकि यूपीए के दौरान औसत महंगाई दर 8.2% थी। विशेषकर 2009 से 2014 के बीच महंगाई दर क्रमशः 9.1%, 12.3%, 10.5%, 9.5%, 10 और 9.4% रही है। यदि आर्थिक वृद्धि की देखें तो मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में कोविड के कारण अर्थव्यवस्था में गिरावट आई थी और हालांकि 2023-24 में 8.2% और इसके पिछले 2 वर्षों में 7% व 9.7% की GDP वृद्धि दर रही थी। इस वृद्धि ने न केवल दुनिया को चौंकाया बल्कि रघुराम राजन जैसे अर्थशास्त्रियों के दावों को भी गलत साबित कर दिया। एक बार फिर विश्व बैंक ने भारत को दुनिया की सबसे तेज अर्थव्यवस्था के रूप में वर्गीकृत किया। जुलाई 1944 में स्थापना हुई थी ना अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान, इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में देखने को मिलेगा, USA में। इस तरह के जो संस्थान है उनके बारे में भी याद रखा करिएगा। और इस सफलता का मुख्य कारण यह है कि सरकार ने अर्थव्यवस्था के सभी पहलुओं को एक लंबी योजना के साथ आगे बढ़ाया है। पूंजीगत खर्च में ऐतिहासिक बढ़ोतरी, विशेष माल गलियारा भारत माला परियोजना, प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव, वस्तु और सेवा कर एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था। और आप देखते हैं कि में खर्च में बढ़ोतरी ने सुखद परिणाम दिखाए हैं। परिणाम स्वरूप आज भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। असल में मोदी सरकार ने अर्थव्यवस्था का एक साधारण फार्मूला इतने व्यापकता के साथ लागू किया है कि इसके परिणाम अंतिम व्यक्ति तक देखे जा सकते हैं। और जब कभी सरकार अर्थव्यवस्था में सस्ता डालती है तो इसके आप देखते हैं कि इसके समानांतर कई प्रभाव दिखाई पड़ते हैं। असल में जब सरकार पूंजीगत खर्च करती है तो इससे अर्थव्यवस्था में 2 फायदे होते हैं। एक तो आप देखिए रोजगार और आय का सृजन होता है और दूसरा देश की संपत्ति में बढ़ोतरी होती है। और आप देखेंगे कि जब सड़क, अस्पताल, स्कूल, बांध, बंदरगाह आदि के लिए पैसा खर्च होता है तो इससे लोगों को नौकरियां मिलती हैं, उन्हें आय प्राप्त होती है। आय होने पर भी बाजार में मांग पैदा करते हैं जिससे आपूर्ति की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए कंपनियों को उत्पादन क्षमता बढ़ानी पड़ती है और इसके लिए नए श्रम की जरूरत पड़ती है। यही रोजगार सृजन का कारण बन जाता है। मोदी सरकार ने इसे कर दिखाया है। अब इस मोर्चे पर कई बड़े बदलाव दिखने चाहिए। ESG ये भी देख लीजिए। ये आप देखिए आर्थिक वृद्धि, सामाजिक सुरक्षा और रोजगार आपस में गहराई से जुड़े हुए तत्व हैं जो मिलकर किसी देश को एक समृद्ध बनाते हैं। ESG का अर्थ रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक वृद्धि से है। आर्थिक वृद्धि का मतलब केवल GDP में वृद्धि नहीं है बल्कि यह समग्र विकास और सामाजिक कल्याण को भी दर्शाता है। और जब एक देश की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ती है तो यह रोजगार के नए अवसर उत्पन्न करती है जिससे नागरिकों की आय में वृद्धि होती है। उच्च रोजगार दर से गरीबी कम होती है और जीवन स्तर में सुधार होता है। इसके साथ ही सरकार समर्थित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली का सुदृढ़ होना आवश्यक है ताकि समाज के कमजोर वर्गों को आर्थिक असुरक्षा से बचाया जा सके। मान लीजिए एक परिवार है जिसमें आप देखिए बुजुर्ग पिता, माँ और एक बेटा शामिल है। इस परिवार में पिता को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिल रहा है और जिससे आप देखिए उनकी स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित हो रही हैं।
चिकित्सा संबंधी खर्चे का बोझ कम हो गया है। मां को उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त घरेलू गैस कनेक्शन मिला है और जिससे आप देखिए उनके जीवन में सुविधा और स्वच्छता आई है। बेटा जिसमें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण प्राप्त किया है, स्वरोजगार में संलग्न है और उसका व्यवसाय तेजी से बढ़ रहा है। बेटे का सफल व्यवसाय परिवार की आर्थिक वृद्धि का प्रतीक है जो उसकी आय बढ़ा रहा है। और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं ने पिता और मां के जीवन को सुरक्षित और आप देखिए स्वस्थ बनाया है। यही ESG का प्रभाव है जो न केवल एक परिवार की बल्कि पूरे समाज और राष्ट्र की समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राज्य सरकार को अपने तीसरे कार्यकाल में भी इस समन्वय को बनाए रखने के प्रति संकल्पित दिखना होगा। ये आप देखिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का व्यापक विस्तार। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आलोचक भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि इससे सरकार ने सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई सफल प्रयास किए हैं। इसकी शुरुआत जन धन योजना से हुई थी और जिसमें अब सरकार ने जीरो बैलेंस पर बड़ी संख्या में खातों को खोलने का व्यापक अभियान चलाया था। इसका परिणाम यह हुआ कि इस योजना के अंतर्गत अब तक 52.2 करोड़ खाते खुले हैं, जिनमें आप देखिए 2.31 लाख करोड़ रुपए की धनराशि जमा हुई है। इसके बाद मोदी सरकार ने इन जनधन खातों को देश में सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण साधन बना लिया। आधार और मोबाइल में से इन खातों को जोड़कर जेम जनधन आधार मोबाइल जैसी वित्तीय क्रांति ने दुनिया को चकित कर दिया। परिणाम स्वरूप डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के विस्तार के कारण 34 लाख करोड़ रुपए सीधे लाभार्थियों के खातों में पहुंच चुके हैं। और सामाजिक सुरक्षा को और सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने कई प्रभावशाली योजनाएं चलाई हैं। उदाहरण के लिए किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 11 करोड़ से अधिक किसानों को 6,000 रुपए की सहायता ने कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाया। वहीं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 34 करोड़ से अधिक लोगों को 5 लाख रुपए के स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिला है। यह दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है। जन औषधि योजना में सस्ती दवाओं की उपलब्धता ने देश के कम आय वाले परिवारों को दवा के खर्चे से बचाया। इसके अलावा मुफ्त राशन योजना, सौभाग्य योजना के तहत घर तक बिजली, घर शौचालय, हर घर शौचालय, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 4 करोड़ से अधिक मकान, हर घर नल से साफ पानी की उपलब्धता ने नागरिकों को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अवसर दिया। इन योजनाओं ने न केवल सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ किया बल्कि देश की बड़ी आबादी के जीवन में सकारात्मक बदलाव भी लाए। इसका परिणाम है कि 25 करोड़ आबादी गरीबी रेखा के से बाहर आ गई चुकी है। राज्य सरकार तीसरे कार्यकाल में भी सामाजिक सुरक्षा को अपनी प्राथमिकता बनाए रखेगी। इस बार 3 करोड़ लखपति दीदियां, वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयुष्मान भारत, न्यूनतम वेतन की समीक्षा आदि सरकार के लिए सामाजिक मुद्दों के मुख्य एजेंडे रहेंगे। देखिए यही सरकार की तरफ से जो उपलब्धियां रहती हैं ना, यही आपको बता देनी होती हैं। पहले तो आप लोग कमियां बता दोगे, फिर ऐसा नहीं है। सरकार ने इस तरफ कुछ कदम भी उठाए, इन कदमों का आप लोग उल्लेख कर सकते हैं वहां। यह आग ना बुझेगी। चलिए तंज कसा जाता है। पढ़ना हुआ गए तो पढ़ सकते हैं आप लोग, टेलीग्राम पर इसकी PDF डाल दी जाती है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा जब केंद्र में किसी और की सरकार रहती है, राज्य में किसी और की सरकार रहती है, तो वहां राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच काफी तनातनी चलती रहती है। और एक कांग्रेस के समय में भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। और जब से बीजेपी की सरकार आई हुई है तब भी आप देखते होंगे कि जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं रहती है और केंद्र में बीजेपी की सरकार है तो वहां तनातनी चलती रहती है। जैसे इस समय आप लोग कर्नाटक चले जाइए, जैसे इस समय आप लोग जाना चाहें तो कहाँ, पश्चिम बंगाल चले जाइए, आप लोग पंजाब चले जाइए, तो यहाँ आप लोगों को तनातनी देखने को मिलती है। तो राजभवन और ममता सरकार के बीच का टकराव चरम की ओर बढ़ता जा रहा है। वहीं राज्यपाल डॉक्टर CB आनंद बोस और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच अविश्वास की खाई चौड़ी होती जा रही है। मुख्यमंत्री यदि राज्यपाल पर लगे छेड़छाड़ी के आरोप को लेकर सार्वजनिक सभाओं से यह कहे कि जब तक आनंद बोस पद पर बने रहेंगे तब तक वे राजभवन नहीं जाएंगी। यदि राज्यपाल उन्हें राजभवन बुलाते हैं तो भी वे नहीं जाएंगी क्योंकि अब उनके पास बैठने में डर लगता है। दूसरी ओर राज्यपाल यह कहें कि राजभवन में तैनात कोलकाता पुलिस से वे असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कोलकाता पुलिस के कर्मियों को तुरंत राजभवन परिसर खाली करने को कहें लेकिन पुलिस परिसर ना छोड़े, तो सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्थिति कहां तक पहुंच चुकी है। हालात यह है कि विधानसभा उपचुनाव में तृणमूल के टिकट पर नवनिर्वाचित 2 विधायकों की शपथ पर भी ग्रहण लगा हुआ है। ममता सरकार के संसदीय विभाग की ओर से राज्यपाल से शपथ ग्रहण समारोह आयोजित करने के लिए अनुरोध तक नहीं किया गया और इसके लिए विधानसभा सचिवालय की ओर से राजभवन को पत्र लिखा जा रहा है कि ममता सरकार राज्यपाल के साथ पत्राचार
तक करने की मूड में नहीं है। और जब बंगाल के राजनीतिक इतिहास पर नजर डालते हैं तो राज्यपाल के साथ राज्य की सरकारों के टकराव की कहानी 21 नवंबर 1967 में शुरू हुई थी। और तत्कालिक आप देखिए राज्यपाल धर्मवीर ने अजय मुखर्जी के नेतृत्व वाली संयुक्त मोर्चा सरकार को बर्खास्त कर दिया था, जिस पर पूरे गैर कांग्रेसी दलों ने धर्मवीर की तीखी आलोचना की थी। 1969 में आप देखते हैं कि फिर संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी, और लेकिन राज्यपाल के साथ विवाद थमा नहीं। हालात यहां तक पहुंच गया कि राज्य सरकार ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से धर्मवीर को पद से हटाने की मांग कर दी, और जिसे मान लिया गया। और नए राज्यपाल के रूप में शांति स्वरूप धवन की को भेजा गया। धर्मवीर के जाने और धवन के आने से ऐसा लगा कि अब सरकार और राज्यपाल के बीच टकराव नहीं होगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। वर्ष 1971 में राज्यपाल धवन के साथ एक बार फिर आप देखिए वामपंथियों का विवाद शुरू हो गया। ये सब आप लोग जब राज्यपालों के बारे में चिंता लिखें ना, तो यहाँ से आप लोग पॉइंट उठा लिया करिएगा। 1971 के विधानसभा चुनाव में माकपा समेत वाम दलों को 113 सीटें मिली, कांग्रेस को 105 सीटों ही मिली। लेकिन आप देखिए धवन ने वाम दलों को नहीं, कांग्रेस को सरकार बनाने का न्योता दे दिया, जिसका काफी विरोध भी हुआ। इसके बाद 1977 में वाम मोर्चा ने अपार आप देखते हैं कि अपार बहुमत से सरकार बनाई। केंद्र में मोरारजी देसाई की सरकार थी। वाम दलों के अनुरोध पर केंद्र ने बंगाल में राज्यपाल के रूप में तिरुभुवन नारायण सिंह को भेजा। तिरुभुवन के साथ मुख्यमंत्री ज्योति बसु का कभी आप देखते हैं कि टकराव नहीं हुआ। समस्या की शुरुआत तब हुई जब आप देखेंगे कि 1980 में दिल्ली की सत्ता पर फिर से इंदिरा गांधी बैठी। इसके बाद इंदिरा गांधी ने बीडी पांडे यानी कि भैरव दत्त पांडे को राज्यपाल बनाकर भेजा। राज्यपाल के साथ तत्कालीन वाम सरकार का टकराव इतना बढ़ गया था कि प्रमोद दास गुप्ता से लेकर ज्योति बसु तक बीडी पांडे को बंग दमन पांडे के नाम से पुकारते थे। और वर्ष 1984 में बंगाल के राज्यपाल अनंत प्रसाद शर्मा बने। वाम सरकार के शर्मा के साथ भी संबंध अच्छे नहीं रहे, बहुत विवाद हुआ था। वामपंथी सरकार का आखिरी टकराव पूर्व राज्यपाल गोपाल कृष्ण गांधी के साथ हुआ था। गांधी नंदीग्राम की घटना को लेकर वाम सरकार के खिलाफ मुखर हुए थे। इसके बाद वामपंथी राज्यपाल के खिलाफ मुखर हो गए थे। और 2011 में ममता ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके बाद लगा कि अब सब सही होगा, पर स्थिति नहीं बदली। 2014 में राज्यपाल बने केसरीनाथ त्रिपाठी ने राज्य में सांप्रदायिक हिंसा को लेकर मुंह खोला, और तो ममता ने दावा किया कि राज्यपाल ने उनका अपमान किया। त्रिपाठी को भाजपा का एजेंट करार दिया। वर्ष 2019 में जब जगदीप धनखड़ आए तो उनके साथ भी टकराव होते रहे। और आप देखते हैं कि उनके उपराष्ट्रपति बनने के बाद जब राज्यपाल के रूप में डॉक्टर सीवी आनंद बोस भेजा गया तो शुरू में तो सब ठीक रहा, लेकिन पिछले एक वर्ष विशेषकर पिछले 3 माह में हालात यहाँ तक पहुंच गए कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं। राजभवन राज्य सरकार के बीच की समस्याओं को हमेशा बातचीत के जरिए सुलझाया जा सकता है, क्योंकि संविधान में राज्यपाल की भूमिका का उल्लेख है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अशोक कुमार गांगुली के अनुसार समस्या तब उत्पन्न होती है जब राज्यपाल अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकल जाते हैं। अगर वे संविधान के हिसाब से चलें तो राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच किसी तरह की समस्या की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। एक बात और आपको बता दूं, देखिए आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि अभी थावरचंद गहलोत कहाँ के राज्यपाल हैं। आप लोग चले जाइए कहाँ, कर्नाटक। कहाँ चले जाइए, कर्नाटक। अब आप सोचिए बीजेपी के एक समय वो नेता रहे, आप समझ सकते हैं आप लोग कि वो किस हिसाब से काम करेंगे वहाँ। और राज्यपाल की नियुक्ति भली राष्ट्रपति करते हैं, ये कहने की बात है, लेकिन आप देखते हैं प्रधानमंत्री जिसकी सिफारिश करते हैं तो उसी की होती है नियुक्ति। ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। और क्या चलता रहे दिल्ली में आप देख लीजिए, उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच कितनी तनातनी चलती है। क्यों चलती है? इसीलिए चलती है क्योंकि राज्यपाल अपने आप को, और देखिए बीजेपी जो करेगी, कांग्रेस उस समय जो कहती थी उसी हिसाब से राज्यपाल साहब चलते थे। राज्यपाल के बारे में कुछ पॉइंट आपको याद रखना चाहिए। बहुत बार ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी गया है। सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च अदालत की बात हो रही। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है ना, तो उसी की। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान किया गया है। एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर मुहर सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त किया जाता है। वह राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करता है। ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। वेस्ट बंगाल की अगर हम लोग बात करें
तो देखिए एक बार पश्चिम बंगाल को देख लीजिए, ये हमारा प्यारा भारत है, इसमें आप देखेंगे ये पृथ्वी, ये हमारा प्यारा भारत, ये है आपको वेस्ट बंगाल देखने को मिलेगा। कोलकाता इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी। इसकी सीमा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, इसके बाद सिक्किम और आप देखेंगे असम से लगती है। और अच्छे से देखना हो तो दिखा देते हैं आपको। परेशानी नहीं होनी चाहिए, मैं कहता हूँ, बस कुछ भी हो चाहे। देख लीजिए, ये है, ये आप देख रहे हैं, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से लगती है। आधार मजबूत करने की चुनौती कांग्रेस के बारे में लिखा जा रहा है, राजनीति की बातें हो रही, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं आप लोग। ये आपका संपादकीय पाठ है जनसत्ता का। एक आर्टिकल मुझे बड़ा अच्छा लगता है, माफ करिए, ये दैनिक जागरण का भी जो हम लोगों ने देखा, एक जनसत्ता का बड़ा अच्छा आर्टिकल लगता है। ये स्वास्थ्य बीमा के मोर्चे पर कठिनाइयाँ, बड़ा अच्छा लिखा जाता है। और मुझे लगता है कि डिमांड, यूपीएससी जो डिमांड करता है ना, उसी के हिसाब से आप देखेंगे कि ये एडिटोरियल लिखा जाता है। ये कह सकते हैं आप लोग, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाएं अपने नागरिकों को उपलब्ध कराना किसी भी कल्याणकारी राज्य की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। अगर नागरिकों का अधिकार भी है, लेकिन अगर हम जमीनी स्तर पर नजर डालें तो सर्वाधिक अव्यवस्था इन्हीं क्षेत्रों में नजर आती है। आज के परिवेश में एक मध्यम वर्गीय परिवार का अधिकांश खर्च स्वास्थ्य और शिक्षा पर ही होता है। किस पर? शिक्षा और स्वास्थ्य पर ही होता है। सरकारों ने नागरिकों को चिकित्सा और स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए बड़े बड़े अस्पताल और ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक चिकित्सा केंद्र बनाए हुए हैं, लेकिन आप देखिए उनमें मरीजों की बढ़ती भीड़, घटते चिकित्सक, अन्य सहायक कर्मचारियों की कमी, चिकित्सालयों के जीर्ण भवन, उपकरणों और दवाइयों का अभाव जैसी समस्याओं के चलते मरीजों को तत्काल उपयुक्त इलाज नहीं मिल पाता है। और परिणाम यह होता है कि गरीब व्यक्ति समुचित इलाज न मिलने के कारण काल का ग्रास बन जाता है। जो मध्यवर्गीय परिवार थोड़ा बहुत सक्षम होता है, उसको मजबूरन निजी क्षेत्र के अस्पतालों का रुख करना पड़ता है। वहाँ का भारी भरकम खर्च परिवार की सारी बचत लील जाता है, और यहाँ तक कि उनको ऋण लेना पड़ता है या अपनी संपत्ति तक बेचना पड़ता है। एक तो आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य ये सबसे महंगी है, और आप देखिए सबसे ज़्यादा जो आर्थिक स्थिति से बुरी हालत में, वो इससे दूर हो जाता है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 3 के अनुसार शहरी क्षेत्रों में रहने वाले 70% परिवारों और 63% ग्रामीण परिवारों के लिए स्वास्थ्य देखभाल की प्राथमिक स्रोत निजी क्षेत्र है। और निजी क्षेत्र में कितनी लूटपाट है ये भी आप जानते होंगे। विभिन्न राज्यों के सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य देखभाल में भी काफी अंतर है। कई कारणों से निजी स्वास्थ्य क्षेत्र पर निर्भरता बढ़ रही है, जिनमें से प्रमुख कारण सार्वजनिक यानी सरकारी क्षेत्र में देखभाल की खराब गुणवत्ता का होना है। और कहते हैं ना कि सरकारी स्कूल में देखिए कई स्कूलों की बात कर रहा हूँ, अधिकतर नहीं, आप देखें अधिकतर स्कूल कह लीजिए सरकारी जो हैं, हॉस्पिटल जो है, वहाँ इंसान इलाज करवाने से अच्छा क्या सोचता है, चलिए घर बैठ जाते हैं, क्योंकि वहाँ की जो व्यवस्था है। सर्वेक्षण के दौरान 57% से अधिक परिवारों ने यही कारण बताया। ग्रामीण और दूर दराज के अंचल में स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में काफी पिछड़े हैं। ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी 2021-22 रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में शल्य चिकित्सकों की लगभग 83% कमी है। बाल रोग चिकित्सकों की लगभग 81.6% और फिजिशियन की लगभग 1.1% कमी है। ये सब देखते हुए निजी अस्पतालों में इलाज के खर्चों की पूर्ति की दृष्टि से स्वास्थ्य बीमा काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। ये पॉइंट आप लोग बता दिया करिएगा, स्वास्थ्य व्यवस्था पर कहीं कुछ लिख रहे हैं आप लोग। सरकारों द्वारा अपने नागरिकों के विभिन्न वर्गों की स्वास्थ्य बीमा सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु प्रयास भी किए गए हैं, और देश में कार्यबल की कुल संख्या में लगभग 93% असंगठित क्षेत्र के कामगार हैं। सरकार ने कुछ व्यवसायिक समूहों के लिए सामाजिक सुरक्षा उपाय किए हैं, किंतु इनका कवरेज अभी बहुत कम है। अधिकांश कामगारों के पास सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत स्वास्थ्य का कोई कवरेज अब भी नहीं है। वर्ष 2021 में देश भर में आप देखेंगे 51.4 करोड़ लोग स्वास्थ्य बीमा कवरेज में शामिल थे। यह कुल जनसंख्या का मात्र 37% है। आयुष्मान भारत योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर तैयार की गई है, और इसका उद्देश्य स्वास्थ्य बीमा का व्यापक कवरेज देना है। यह सरकार द्वारा पिछले वर्षों में शुरू की गई योजनाओं का परिष्कृत रूप है। यह केंद्र सरकार की अपनी
कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा सुविधा प्रदान करने हेतु केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना पिछले 6 दशकों से चालू है और इसमें 35 लाख से अधिक कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को कवर किया गया है। राज्य सरकार ने भी इसी तर्ज पर अपने यहाँ इसी तरह की योजनाएं शुरू की हैं और आप देखते हैं कि कर रखी हैं कर्मचारी राज्य बीमा योजना और जो लोग कारखानों में काम करते हैं उनके लिए संचालित यह योजना 1952 से शुरू हुई थी और इसका आप देखते हैं इसका उद्देश्य बीमित श्रमिकों और कर्मचारियों को बीमारी, विकलांगता या मृत्यु के मामले में वित्तीय सहायता प्रदान करना है। और विभिन्न राज्यों में अलग अलग वर्गों के स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने की दृष्टि से और भी कई योजनाएं चल रही हैं। बहुत से स्थानों पर राज्य सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा के अंतर्गत अपने अस्पताल भी स्थापित कर लिए रखे हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश अस्पताल अव्यवस्था के शिकार है। इन सब के बावजूद आम नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा से जुड़ी बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। देश में स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि में सबसे बड़ी बाधा स्वास्थ्य वित्त व्यवस्था की है। स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना या फिर बीमा संस्थाओं का प्रीमियम चुकाने के लिए बड़ी राशि की जरूरत होती है और जिसके लिए बजट प्रावधान करने पर अन्य जरूरी मदों में कटौती करनी पड़ सकती है और निजी स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाली कंपनियों द्वारा निर्धारित प्रीमियम पर 18% की दर से जीएसटी लगता है। और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के आंकड़ों से पता चलता है कि एक सामान्य भारतीय परिवार, चाहे वह शहरी हो या फिर ग्रामीण, उसे स्वास्थ्य देखभाल हेतु अपनी आय पर निर्भर रहना पड़ता है और इससे बहुत से परिवार चाहकर भी महंगी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी नहीं ले पाते हैं। और इसके अलावा अत्यधिक गरीब परिवार जिनमें वित्तीय साक्षरता और जागरूकता नहीं है वे भी स्वास्थ्य बीमा की पर्याप्त जानकारी नहीं होने के कारण सरकारों द्वारा दी गई बीमा सुविधाओं का लाभ नहीं ले पाते। जिन नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा की सुरक्षा मिली हुई है उनके साथ भी कुछ समस्याएं बनी हुई हैं। सरकार द्वारा आप देखते हैं कि दी जाने वाली बीमा सुविधा में बहुत सी दवाइयों और बाहरी उपकरणों के खर्च शामिल नहीं किए गए और जिससे रोगियों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा के दावे के बाद भी कुल खर्च का कम से कम 25-30% खर्च खुद करना पड़ता है। और निजी क्षेत्र की स्वास्थ्य बीमा कंपनियां तो पहले से ही बता देती हैं कि उनके इलाज का खर्च तय फीसद ही दिया जाएगा। कैशलेस इलाज की सुविधा के बावजूद रोग को बड़ी राशि खर्च करनी पड़ जाती है। बहुत से निजी अस्पताल सरकार द्वारा दी गई स्वास्थ्य बीमा सुविधा योजनाओं से मरीजों का इलाज करने से मना भी कर देते हैं और इस दशा में बीमा सुविधा के बावजूद उनको अपने खर्च पर इलाज करवाना होता है। आज आप देखिए सरकारों को स्वास्थ्य देखभाल के नए विकल्पों पर विचार करने की जरूरत है। मेडिकल बचत खाता एक ऐसा विकल्प हो सकता है जिसमें जिन नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं दी जानी है वे और संबंधित सरकार प्रतिमाह एक तय राशि जमा करते रहें और इस राशि से उन नागरिकों उनके परिवारों को चिकित्सा सुविधा या फिर स्वास्थ्य बीमा के प्रीमियम का भुगतान किया जा सकेगा। और विदेशों में इस प्रकार का प्रयोग किया गया जो काफ़ी हद तक आप देखिए सफल भी रहा है। इनमें सिंगापुर, चीन आदि देश प्रमुख हैं। स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर जीएसटी दर को भी कम करने की जरूरत है। सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर चल रही स्वास्थ्य बीमा सुविधाओं की समीक्षा की जानी चाहिए। लाभार्थी को पेश आने वाली समस्याओं का परीक्षण किया जाए और आप देखते हैं कि सरकारी या गैर सरकारी स्वास्थ्य सेवा प्रदाता करने वाली संस्थाओं, बीमा संस्थाओं द्वारा उनका समुचित समाधान किया जाए ताकि देश के आम नागरिकों को मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं की गुणवत्ता में सुधार हो सके। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पार्ट की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हुआ करे तो जरूर आप लोग बताया करिएगा। जो आप लोग सोच सकते हैं तो मन में मत रखा करिएगा, बोल दिया करिएगा, ठीक है। मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। पढ़िए आप लोग मन से। धन्यवाद।